हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हां फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि उनके जो फॉर्म है आईबीपीएस क्लर्क पीओ और एसबीआई पीओ में कुछ न कुछ मिस्टेक हो जा रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। जो मैंने पिछले कुछ महीने पहले जो वीडियो बनाया था उस पर लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर मैंने फॉर्म में मुझसे गलती हो गई तो मैं अब क्या करूं। तो उसके रिगार्डिंग मैंने सोचा कि एक वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना दूं और जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, लगभग 25-30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉमन है, जो लगभग सभी बच्चे के उसमें डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने वो उन सभी क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया है कि अगर आपसे कुछ गलतियां हो जाती है फॉर्म फिल करने में तो फिर उसके क्या सॉल्यूशंस हैं और आप क्या करें और उस मिस्टेक्स को कैसे सुधारें और आपका ताकि फॉर्म सही फॉर्म फिल हो और आपको फर्दर आगे कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और जो भी कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिए हैं, आप अंत तक देखें और आपके आई थिंक आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो इसमें इंक्लूड होंगे और उसके सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। एक है ओम कुमार जी, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, सर मेरा सिलेक्शन पीएनबी में एज ए क्लर्क हुआ है और मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, पर मैंने पहले से ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनाया था। क्या मैं लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट बना सकता हूं? डीवी के टाइम पर एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं? डेफिनेटली इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो फॉर्म फिल कर देते हैं कैटेगरी के रिगार्डिंग। जो जनरल कैटेगरी के में आते हैं उनको तो कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी वगैरह में आते हैं उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो आप इसके रिगार्डिंग आप लेटेस्ट भी बना सकते हैं। आईबीपीएस के जब नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जब भी आपके डेट होंगे उसके पहले तक का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, इशू होना चाहिए। तो अगर आपका और लेकिन आपको कोशिश करना है, अगर मान लीजिए आपके सपोज डेवी जो है 2022 अप्रैल के बाद होती है, तो आपको ये कोशिश करना है कि एक पिछले मतलब इस सेशन का 2021 से 22 वाला ईयर का आपको बना के रख लेना है। बाद में जब डीवी के टाइम अगर होगा तो आप नया भी बना लें, लेकिन जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो इसके रिगार्डिंग उस सेशन में यानी कि आपके अप्रैल से 2000 अप्रैल 21 से अप्रैल 2022 तक का के बीच का अगर आपका है तो बहुत अच्छा है। तो आप लेटेस्ट भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, मेरा सिग्नेचर लाइटली ब्लर्ड हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करें कि सिग्नेचर और जो भी डिक्लेरेशन है वो साफ साफ आप अपलोड करें। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट्स है कि सर मेरा डिक्लेरेशन में मैंने एसबीआई का डिक्लेरेशन आईबीपीएस में डाल दिया है तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी? देखिए, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखकर आप लोगों को डालना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दोबारा फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हैंड डिक्लेरेशन इसलिए दिया जाता है कि वो आपको हैंड राइटिंग आपका सैंपल देखते हैं कि आप आपका हैंड राइटिंग कैसा है और आपसे डिक्लेरेशन लेते हैं कि अगर फर्दर कोई भी आप इसमें चेंजेस लाते हो तो आप उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी और कोई भी चेंजेस आएंगे तो उसके रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट उसके सामने सबमिट करना होगा। तो सिग्नेचर अगर लाइटली ब्लर्ड भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरे फोटो की बैकग्राउंड ब्लू है तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बैकग्राउंड अगर ब्लू है तो ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। मेन इशू डेट ऑफ बर्थ का आता है। अगर डेट ऑफ बर्थ आपने गलत किया है तो आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। आपने नेम गलत किया है तो फिर आपको फॉर्म फिर से दोबारा भरना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग आगे क्वेश्चंस देखते हैं। सर मैंने डेट ऑफ बर्थ मिस कर दिया है तो आप बताइए कि उसमें क्या करूँ? डेट ऑफ बर्थ अगर आपने गलत भरा है फॉर्म में तो आपको दोबारा फॉर्म फिल करना होगा और डेट ऑफ बर्थ वगैरह का कोई चेंजेस दोबारा जब आप एक बार फाइनल सबमिट कर देते हो तो दोबारा कोई ऑप्शन नहीं रहता और आप फी पेमेंट कर देते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी फॉर्म भरें तो सबसे पहले तो जैसे ही फॉर्म आए तो जल्द मतलब हड़बड़ी में आपको जल्दबाजी में फॉर्म नहीं भरना है, कुछ दिन वेट करना है। लगभग 10 दिनों के बाद ही आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। उसके बाद क्या है कि अगर आपके जब फॉर्म भी फिल करो तो फाइनल सबमिट जब करते हो तो बहुत अच्छे से प्रीव्यू किया करो, उसके बाद ही फाइनल सबमिट किया करो, ताकि पेमेंट करने के बाद आपको अफसोस ना रहे कि आपने कुछ गलतियां की हैं। तो अगर आप डेट ऑफ बर्थ गलती कर रहे हो तो उसको दोबारा आपको फिर से फॉर्म फिल करना होगा। सर हैंड रिटन डिक्लेरेशन में
फॉर्म FORM फॉर्म लिखना था, मैंने फॉर्म लिख दिया, कोई बड़ी इशू नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं, आपको दोबारा फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सर, मेरे आरआरबी पीओ वाले में, ये आरआरबी पीओ वाले सेक्शन से जब फॉर्म आए थे उससे रिगार्डिंग मैंने कुछ कमेंट आपके स्टूडेंट्स के लिए हैं जो जनरल कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं। फॉर्म में फादर का नेम में ए मिस हो गया है, तो आपको दोबारा डेफिनेटली फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि अगर आपके एक भी लेटर मिस होते हैं, मिसमैच होते हैं, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब एक एक स्पेलिंग को मैच करवाया जाता है, मैच किया जाता है सारे डॉक्यूमेंट को। मैं तो कहूँगा कि आप लोगों को सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, चाहे 10th के मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, 12th के मार्कशीट सर्टिफिकेट हो और ग्रेजुएशन के मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो, आपको एक बार अच्छे से सबके नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सबके स्पेलिंग वगैरह अच्छे से मिलाकर रख लेने चाहिए। अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप अभी टाइम है, आप उसको सुधार कर सकते हो। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो IBPS का, अगर उसमें नेम मिस्टेक हो जाता है, फादर की जगह मदर आप नाम लिख देते हो, तो आपके फॉर्म में गलतियां हो चुकी है। ऑब्वियस है कि आपके एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाएंगे, लेकिन आगे चलकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छांट दिया जाएगा। इसलिए आपके जो स्पेलिंग अगर गलत हुए हैं तो आपको दोबारा फॉर्म फिल करना चाहिए। सर, मेरा SBI वाला डिक्लेरेशन अपलोड हो गया है, मैं दोबारा फॉर्म भरूँ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्म भरने की। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो IBPS क्लर्क सॉरी IBPS के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप एक बार ज़रूर पूछ ले। लेकिन आगे से ध्यान रखें कि सारा का SBI का डिक्लेरेशन अलग होता है, एक बार अच्छे से पढ़ लें, और IBPS का अलग होता है, तो आप ध्यान से ही उसको अपलोड किया करें। और अपलोड करने के टाइम कुछ बच्चों के ऐसे हो जाते हैं कि सर मैंने डिक्लेरेशन की जगह थंब इम्प्रेशन अपलोड कर दिया और थंब इम्प्रेशन की जगह डिक्लेरेशन अपलोड हो गया। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जब डिक्लेरेशन या थंब इम्प्रेशन हम लोग अपलोड करते हैं तो प्रीव्यू करके हम लोग को देखने का एक सुविधा दी जाती है कि हम लोग आराम से देख सकते हैं कि मेरा थंब इम्प्रेशन सही जगह पे है या नहीं और डिक्लेरेशन आया या नहीं। तो इसको आगे से ध्यान रखें, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं अगर SBI डिक्लेरेशन आपका अपलोड हो गया तो। नेक्स्ट, मैंने ओवरऑल परसेंटेज की जगह ऑनर्स पेपर कर दिए। देखिए, जब भी फॉर्म फिल करें तो कोशिश करें कि एग्रीगेट का परसेंटेज दिया करें। अगर आपने ऑनर्स पेपर का परसेंटेज दिया है तो ऑब्वियस है कि आपने जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास जो मांगा जाता है कि आपके जो, तो आपने ऑनर्स के अकॉर्डिंग अगर आप फर्स्ट होंगे तो फर्स्ट क्लास दिया होगा, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप आगे जब DV में जाओगे तो आप ये अपना सिचुएशन बता सकते हो, लेकिन आगे से ध्यान रखना है कि आपको एग्रीगेट ही फॉर्म में फिल करना है और उसी के अनुसार परसेंटेज भी, और फर्स्ट क्लास हो या सेकेंड क्लास हो या थर्ड क्लास जो भी है, अगर आपने फर्स्ट किया है तो आप एग्रीगेट के अनुसार ही आप फॉर्म फिल करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट सर, मैंने सिग्नेचर ब्लैक पेन की जगह ब्लू पेन से कर दिया, लेकिन उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि सिग्नेचर को ब्लैक पेन से किया करना है। तो अगर और पेमेंट भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सिग्नेचर किया है और ब्लैक से की जगह ब्लू कर दिया है तो कोई ज़्यादा बड़ी इशू नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है अगर ऐसा अगर मिस्टेक किसी ने भी किया है तो। सर, मेरी ईमेल आईडी गलत होगी, तो मैं कहूँगा अगर आपकी ईमेल आईडी गलत है तो आप डेफिनेटली दोबारा फॉर्म भरें, क्योंकि अगर एड्रेस गलत हो जाती है या कुछ भी तो उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना ईमेल आईडी, क्योंकि आजकल मेल से ही सब कुछ होता है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेल आएंगे, बहुत एग्ज़ाम के, एडमिट कार्ड के, हालांकि मोबाइल के फ़ोन नंबर अगर सही है तो उसमें भी मैसेज आ जाता है, लेकिन ईमेल के द्वारा भी बहुत सारे फॉर्मेट आपको जब DV के टाइम में फॉर्मेट भेजा जाता है, वो मेल किया जाता है, जिसको आप प्रिंट निकलवा के उसमें फिर OBC सर्टिफिकेट या EWS के जो उसका परफॉर्मर रहता है उसको फिल करके बनवाते हो, फिर गेजेटेड ऑफिसर से साइन वगैरह करवाते हो, तो मेल के द्वारा ही सब कुछ प्रोसेस किया जाता है। इसलिए मेल आईडी आप लोग सही चूज़ करें, सही भरें, एक बार अच्छे से देख भी लें, और अगर गलत हो गई तो दोबारा फॉर्म फिल करें। सर, मुझे प्रीफरेंस चेंज करनी है, इनका कहना है कि इनको बैंक प्रीफरेंस चेंज करनी है। तो जो आपने एक बार बैंक प्रीफरेंस दे दिया और उसके बाद अगर आपने सबमिट कर दिया तो इसके बाद चेंज नहीं होगा, आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो मेरे रिगार्डिंग अगर आप प्रीफरेंस के रिगार्डिंग अगर आप टेंस्ड हो तो आपको टेंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अगर प्रीफरेंस चुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सर, थंब की जगह साइन दे दिया, जैसा कि मैंने कहा कि थंब की जगह बहुत सारे बच्चे साइन अपलोड मार देते हैं और साइन के जगह थंब। तो आप लोगों का अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप दोबारा फॉर्म भरें और आगे से ध्यान रखें कि ऐसा ना हो, तो आपको दोबारा फॉर्म भरना ही पड़ेगा। अभी टाइम भी है, इसलिए मैंने अभी आपके लिए वीडियो में लेके आया, अगर किसी का भी कोई भी मिस्टेक हो गया हो तो आप दोबारा फॉर्म भर सकें। नेक्स्ट सर, मैंने गलती से एड्रेस में पिन कोड गलत दे दिया। अगर आपका एड्रेस
में पिन कोड गलत हो गया या कहीं कोई मोहल्ला छूट गया या कोई चौक इसमें मिसिंग है या फ्लैट नंबर मिसिंग है, तो उसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। आपका ईमेल आईडी और अगर फ़ोन नंबर एकदम सही आपने डाला है तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि सारा जो भी आप फॉर्म फिल करते हो, चाहे वो एड्रेस हो, ईमेल आईडी हो या फ़ोन नंबर हो, सब सही भरे तो ज़्यादा अच्छा है। सर मैंने आरआरबी 9 की जगह गलती से आरआरबी 1 भर दिया। जी हाँ, जब आजकल फॉर्म जब भरते हो तो प्रीवियस पिछले आपने कितने एग्ज़ाम्स दिए हैं, जैसे कि आईबीपीएस कलर का ये 11th एग्जाम है यानी कि 11वां है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा आप पिछले कितने सालों से एग्जाम दे रहे हैं, क्या आईबीपीएस 10 दिया था कलर का, आईबीपीएस 9 दिया था, अगर आपने जितना भी दिया है तो उसको आपने लास्ट कितने साल से दे रहे हो तो आप बता सकते हो। अगर आप पूछा जाएगा कि लास्ट आपने कौन सा दिया था, तो अगर आप पिछला वाला दिया था तो वो डालोगे, और कब से आप कितना अटेम्प्ट कर चुके हो तो आप जितना भी डाला हो तो 7, 8, 9 3-4 अटेम्प्ट अगर आपने किए हैं तो वो उस अकॉर्डिंग आप उसको फॉर्म फिल कर दे। तो अगर मान लो मैंने तीसरा अटेम्प्ट है मेरा, तो मैं आईबीपीएस 8 डालूंगा कि मैंने लास्ट आईबीपीएस 8 से मैं रेगुलर दे रहा हूँ। और लास्ट अगर पूछा जाएगा कि लास्ट आपने कौन सा दिया था, तो आईबीपीएस 10 दिया था। नेक्स्ट, बाय मिस्टेक पासिंग ईयर गलत हो गया तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। पासिंग ईयर, डेट ऑफ पासिंग आपके सही होने चाहिए, क्योंकि वो डेट से आपके डॉक्यूमेंट में जो पासिंग डेट होता है उसको मैच किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। अगर आपसे ये गलती हुई है तो आपको दोबारा फॉर्म फिल करना चाहिए। बैंकिंग में यही प्रॉब्लम है कि अगर आपसे कोई भी गलती होती है तो मॉडिफिकेशन की का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता। आपको पेमेंट कर दिया तो आपके पैसे मतलब बर्बाद हो जाते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर कुछ बच्चों के डाउट्स हैं कि सर दोबारा फॉर्म फिल करूँगा तो क्या कौन से एडमिट कार्ड आएंगे, तो आईबीपीएस का एक नियम है, जब आप अभी जैसे सपोज करो कि आपने एक फॉर्म भरा, तो अगर वो गलत हो गया, कोई भी पासिंग ईयर गलत हो गया, आप अगर दोबारा फॉर्म भरोगे तो वो क्या होगा, पुराना वाला फॉर्म ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपका जो नया वाला फॉर्म जो आपने फिल किया है उसी को वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट, सर नेम चेंज हो सकता है क्या? अब नहीं हो सकता। अगर आपके नेम में गलती, नेम में कैसे गलती हो जाती है भाई, नेम में अगर आपकी गलती हुई है तो आपको दोबारा फॉर्म भरना होगा। और इसमें अगर एक मिस्टेक भी है, एक स्पेलिंग का भी, तो आपको डीवी के टाइम में आपको छांट दिया जाएगा अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो भी जाता है तो। इसलिए आपको आप एक बार प्रीव्यू करके देख लिया करें फाइनल सबमिट में। अगर आपका नेम में स्पेलिंग गलत हो गया है, मदर्स नेम में, फादर्स नेम में, कैटेगरी में अगर आपने गलती कर दी है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। डेट ऑफ बर्थ में अगर आपने गलती कर दी है, ये सब बहुत मेजर मिस्टेक्स माने जाते हैं जिसके रिगार्डिंग आपको आगे डेफिनेटली छांट दिया जाएगा। तो इसलिए अगर इन सब चीज़ों में आपकी गलतियां होती हैं तो आप दोबारा फॉर्म फिल कर ही दें और नया वाला जो फॉर्म होगा उसको ही वैलिड माना जाएगा। सर मैंने अनदर स्टेट से अप्लाई किया बट मुझे अब लगता है कि मैं एग्ज़ाम देने अदर स्टेट में नहीं जा पाऊँगा, तो मैं अपने स्टेट से फिर से दोबारा फॉर्म फिल कर सकती हूँ। अगर आपका फॉर्म डेट, एप्लीकेशन फॉर्म डेट अभी बचा हुआ है और आप टाइम है तो आप डेफिनेटली दोबारा फॉर्म अपने स्टेट से भर सकती हैं। पुराना वाला फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा और आपका जो नया वाला फॉर्म होगा आईबीपीएस जो आप नया भरेंगी उसे ही वैलिड माना जाएगा। उसके पुराने वाले को अनवैलिड कर दिया जाएगा, उस पर एडमिट कार्ड इशू नहीं किए जाएंगे। पहले तो कर भी दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि पुराने वाले को इनवैलिड कर दिया जाता है, उसमें एडमिट कार्ड इशू नहीं किए जाते और नया वाला आपका वैलिड होगा जिस पर आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। सर मैंने लास्ट में गलत ऑप्शन पर टिक कर दिया जिसमें लिखा था चेंज इन माय नेम, आई विल शो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर दिस एट द टाइम ऑफ एग्जाम। इसके रिगार्डिंग मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, सच बता रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके रिगार्डिंग कि मैं आपको झूठ बोल दूँ। लेकिन ध्यान दिया करें इन सब चीज़ों पे, टिक मार्क करने से पहले पढ़ लिया करें। जनरली बच्चे पढ़ते नहीं और टिक करके सबमिट मार देते हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो आप आईबीपीएस को कॉल करें और अपना ये सिचुएशन ज़रूर बताएं। अगर वो बोलते हैं कि दोबारा फॉर्म भरना होगा तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा फॉर्म भर दें ताकि आपके फ्यूचर पर्पस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आपके 850 रुपये लगेंगे, लेकिन आपका अगर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और इसके कारण आपको अगर छांट दिया जाता है तो वो 850 रुपये बचाने के चक्कर में आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए आप दोबारा फॉर्म भर दें। नेक्स्ट, मैंने ग्रेजुएशन में ऑनर्स की सिर्फ परसेंटेज लिखी है, कोई बात नहीं है, परसेंटेज लिखी होगी तो आपका आपने उसमें ये भी लिखा होगा कि आपका जो फर्स्ट क्लास आया या सेकेंड क्लास आया वो भी आपने ऑनर्स के अकॉर्डिंग ही लिखा होगा। अगर आपने एग्रीगेट के अकॉर्डिंग लिख दिया तब फिर दिक्कत है। तो लेकिन कोशिश करें कि एग्रीगेट के अनुसार ही आप फॉर्म फिल करें। नेक्स्ट, सर मैंने डिक्लेरेशन में अपनी जगह किसी और का नाम फिल कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई अगर डिक्लेरेशन में आपके अपने नाम के जगह पे दूसरे के नाम कैसे फिल हो सकते हैं? अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप दोबारा फॉर्म भरें, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप दोबारा फॉर्म फिल करें और इस गलती को दोबारा ना करें।
नेक्स्ट सर, मैंने मदर नेम में फादर का नेम और फादर नेम में मदर का नेम कर दिया, तो पेमेंट भी कर चुका हूँ, तो कैसे क्या करूँ? तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो गई। तो पेमेंट कर दिया है तो आपको दोबारा फॉर्म फिल करना होगा। इसमें कोई एडिट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लास्ट में ही आपको प्रीव्यू के ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो, अगर उसके बाद मान लीजिए प्रीव्यू कर दिया, उसके बाद भी एडिट नहीं हो रहा, आपने पेमेंट नहीं किया, तो फिर दोबारा फॉर्म फिल कर दो, न्यू नंबर से या ईमेल आईडी से, या उसी नंबर उसी ईमेल आईडी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके फॉर्म पुराने वाले जो सबमिट नहीं करोगे तो वो तो फॉर्म फिल हुआ ही नहीं, तो आप नया फिर से फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो बहुत अच्छी, तो दोबारा फॉर्म फिल कर, अगर पेमेंट कर दिया है तो भी आपको दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो और नेम वगैरह अच्छे से मिला लिया करो। जनरली मैं बताना चाहूँगा, नेम, अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, और पासिंग ईयर आपका, जब एग्ज़ाम जब आपने पास किया है, डेट ऑफ पासिंग आपको अच्छे से भरना है, परसेंटेज कितना आया वो परसेंटेज आप अच्छे से भरोगे। और कंप्यूटर नॉलेज, जी हाँ, कंप्यूटर नॉलेज से बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे कि सर कंप्यूटर नॉलेज 20 अक्टूबर से पहले का मांगा जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि जनरली अगर आपने अपने स्कूल्स में आपने कंप्यूटर अगर पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इंजीनियरिंग वगैरह किया है तो भी आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस रहा है तो भी आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं है, आप जनरल स्टडीज़, मतलब आप जनरली आपके जो सब्जेक्ट्स थे उसमें कंप्यूटर नहीं था 10th वगैरह में, तो आपसे बेसिक नॉलेज की सर्टिफिकेट मांगी जा रही है, तो आप कहीं से भी बगल के इंस्टीट्यूट से बनवा लो, डीसीए वगैरह का जो 6 मंथ का होता है। और अगर वो मिल जाता है तो आप बैक डेट में बना देंगे, तो आप, अगर आप अवेलेबल इजी वे में हो जाएगा, आप फॉर्म फिल कर लो, उसके बाद फिर आप निश्चिंत होकर आप उसको बनवा सकते हो। नेक्स्ट सर, हम रेलवे में जॉब करते हैं और डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत फिल कर दिया है, क्या करें? आप जॉब कर रहे हैं और आप फिर से दोबारा आईबीपीएस के फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर गलत हो गया है तो फिर आपको दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले से जॉब कर रहे हो। तो आपका जो जॉब का जो डेट है, ज्वाइनिंग डेट, अगर वो गलत होता है तो फिर उसके रिगार्डिंग आपके जो आपको जो रेलवे से वहाँ से अगर रिलीज़ किया जाएगा तो वहाँ पे जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह उसमें लिखे जाएंगे, तो फिर वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या आईबीपीएस में जो भी आपको बैंक अलॉट किए जाएंगे, वो बैंक में जब डिवी होगा तो आपको वो सारा कुछ मैच किया जाएगा। जब डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत होगी तो आपको मे बी क्या फुल चांस है कि आपको वो ना लें और आपको छांट दिया जाए। इसलिए आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत नहीं भरनी है, तो आप दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर इस गलती को सुधार सकते हैं। सर मार्क्स इज 60% और मैंने 59.67 डाल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे से ध्यान रखें, आपके 60% ही ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन अगर आपके कम मार्क्स हैं और आपने ज़्यादा भर दिया है तो फिर आपके जैसे 59.67 आपके परसेंटेज हैं और आपको 59.67 ही भरना है। आप 60% उसको अप्रॉक्स में अगर मान के चलोगे तो बोर्ड आपको 60% की तरह ट्रीट नहीं करेगी, वो बोर्ड उसको 59.67 ही मानेगी। तो ये आगे से ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन बीएससी कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर नॉलेज में क्या लिखें सर? तो कंप्यूटर नॉलेज में अगर आपके पास है तो यस लिख सकते हैं और वहाँ पे कंप्यूटर साइंस वगैरह दे सकते हैं। और जैसे ही आपने बीएससी सीएस दे दिया तो आपको कंप्यूटर नॉलेज, आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट की एडिशनल कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस आप पढ़ चुकी हैं तो ग्रेजुएशन में, तो आपको एडिशनल कोई भी सर्टिफिकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर मैंने एससी की जगह एसटी की जगह एससी डाल दिया, तो मैं बताना चाहूँगा कैटेगरी में कोई चेंजेस नहीं होते। अगर आपका कैटेगरी गलत आपने चूज़ कर लिया है तो पहले ऐसा होता है, मैक्सिमम जनरल वालों के साथ होता है, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भर देते हैं, बाद में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, बहुत मुश्किल होता है बनाने में, तो फिर उनको आगे जाके बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं चाहूँगा पहले पूरा अच्छे से देख लें और कैटेगरी आप वही भरें जो आप कैटेगरी हो, और अगर गलत हो जाता है तो दोबारा फॉर्म फिल करें। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर कैटेगरी गलत होती है तब तो डेफिनेटली आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप जो फॉर्म फिल करोगे उसी कैटेगरी में। ऐसा भी बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर अगर मैं सपोज कीजिए कि ओबीसी में आता हूँ और मैंने जनरल के कट ऑफ के मार्क्स लेते हैं, तो मुझे क्या जनरल में ट्रीट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने कैटेगरी ओबीसी चूज़ किया है, तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको सबमिट करने ही होंगे। तो ये आगे से ध्यान रखेंगे। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग हो गया है, क्या करें? आपके डेट ऑफ बर्थ अगर रॉन्ग हो गए हैं तो आपको डेफिनेटली दोबारा फॉर्म फिल करना होगा। इसमें कोई चांसेस नहीं, इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो या बाद में एफिडेविट वगैरह दे के आप इसको सुधार सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत स्ट्रिक्ट नियम नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मैंसनड है, तो इसलिए आपको डेट ऑफ बर्थ अगर रॉन्ग है तो आप दोबारा फॉर्म फिल करें।
सर मेरा ग्रेजुएशन रिजल्ट की डेट यानी कि पासिंग डेट जो है, डेट ऑफ पासिंग इसमें गलत हो गई है, तो आपके बहुत तो प्रॉब्लम होगी। जी हाँ, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। डेट ऑफ पासिंग वो आपके सर्टिफिकेट से मैच करेंगे, तो इसलिए आपको दोबारा फॉर्म फिल करना है और डेट ऑफ पासिंग सही भरनी है। मैंने कंप्यूटर कंप्यूटर नॉलेज वाला जगह पर नो कर दिया है, लेकिन हायर सेकेंडरी में मेरा कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट था, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका सब्जेक्ट था तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बिना कोई टेंशन के एग्जाम की प्रिपरेशन करें। सर लोकल लैंग्वेज ऑफ द सिलेक्टेड वाज सिचुएटेड, अच्छा, इसका इनका कहना है कि लोकल लैंग्वेज में डू यू नो लोकल लैंग्वेजेस, तो उसमें नो इन्होंने कर दिया है। और जबकि इनको लोकल लैंग्वेज आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है तो आपके जो एलपीटी होगा, अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आता नो, तो उनका जो जो लोग अदर स्टेट में डालते हैं तो लोकल लैंग्वेज में वो नो ही फिल करते हैं, तो फिर उनका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है तो उनको देनी पड़ती है। तो आपका लोकल लैंग्वेज है अगर, तो डीवी के टाइम में भी पैनल अगर देख लेगा कि आपका लोकल लैंग्वेज है, तो हो सकता है आपके एलपीटी ना ले। और अगर एलपीटी लेता भी है तो आपकी लोकल लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आती ही है, तो आप एलपीटी एकदम आराम से पास कर सकते हो, तो इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने जो आप लोगों के द्वारा पूछा गया था, कुछ कॉमन क्वेश्चंस था। और अगर इसके रिगार्डिंग भी आपके कोई क्वेश्चंस में, इसके रिगार्डिंग में भी आपका कोई क्वेश्चंस डाउट वगैरह अगर रह गया हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट में मैं आपके रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।